सो गुड आफ्टरनून एवरीवन बेटे, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सर तो अभी तक क्या था? अभी तक ऐसा था कि रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी, अब रिकॉर्डिंग चालू हुई है। आगे चलें? यस सर आगे चलो। अभी बोल दूंगा बेटे रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी तो आधों की सांसें वैसे फूल जाएंगे। सर 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 क्या बोल रहे हो सर? रिकॉर्डिंग चालू नहीं है सर, कैसी बात कर रहे हो सर? ठीक है, वो देखो बेटे वंशिका तो पहले ही खांसने लगी बैठ के। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग चालू नहीं की सर, कैसी बात कर रहे हो सर आप? ठीक है आगे चलते। ठीक है सर डन। लो हाँ सर, आपने आपके स्टूडेंट के बारे में बताया था, उन्हें बोला है आज डेमो क्लास है शाम को 4 बजे। काय की डेमो क्लास है शाम को 4 बजे? अबे आज काय की डेमो क्लास है शाम को 4 बजे? हाँ अरे बेटे बताओ, गरिमा बताओ, तुम मेरा ऐसा बीपी मत बढ़ाओ। अच्छा इंग्लिश की डेमो क्लास है 4 बजे, ओके डन। चलो आगे चलते हैं। लो बेटे प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट जल्दी से बेटे मैं आपको जो अकाउंटिंग मेन पार्ट है आपके एग्जाम के अंदर जो आने वाला है क्वेश्चन सर एग्जाम के अंदर कौन सा आएगा? 90% केसेस में क्वेश्चन आएगा आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से रिलेटेड। ठीक है ना, 90% प्रोबेबिलिटी है सर आज अकाउंट का एग्जाम है। सर आपकी वॉइस एक्टिंग सुनकर मेरी मम्मी हंस रही है। ठीक है बेटे चलो, कोई तो हंसा। इस दुनिया में बेटे सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना। कोई अगर हंसा है तो बहुत अच्छी बात है बेटे। आगे चलते हैं। ठीक है, आज बेटे वैसी शनिवार का दिन है, भगवान शनि देव भी प्रसन्न होंगे बेटे। भगवान करे भगवान शनि देव की कृपा हमेशा मुझ पर बरसती रहे। अब तुम तो ऐसा बोलोगे नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से अपने ही आपको आशीर्वाद दे देता हूँ बेटे। ठीक है हाँ सर ये सही है, आप अपने आप को ही आशीर्वाद देते रहा करो। ओके सर डन। चलो आओ बेटे, हमने कल बात करी थी किसकी? हमने कल बात करी थी बेसिक एंट्रीज की। ठीक है, हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज पे अभी नहीं गए थे, बहुत ज्यादा टेक्निकल बातों पे अभी हम नहीं गए थे। कल हमने बेटे बात करी थी सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट का जो बेसिक बिजनेस मॉडल होता है उसकी हमने बात करी कि किस तरीके से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, कौन बेचेगा, किसको कमीशन मिलेगा। मैंने सिर्फ एक जनरल एनवायरमेंट आपको बताया था। अब बेटे और थोड़ा सा एक एक करके टेक्निकलिटीज पे जाएंगे। ठीक है, पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन। प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कंसाइनमेंट की प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ओके यस सर डन। ठीक है, ये लो बेटे, सबसे पहले कंसाइनर, कंसाइनर के गोडाउन से बेटे सबसे पहले गुड्स निकलेगा। क्या नाम दिया था आपने इसको आपने नाम दिया था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और जैसे ही बेटे गोडाउन से गुड्स निकला, एंट्री बनी कंसाइनर की बुक में। बोलो क्या? जल्दी बोलो बेटे, जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे बोलो। ठीक है ना, हाँ बोलो क्या? सर एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जो भी कंसाइनमेंट का खर्चा है सारे खर्चे कहां डेबिट कर दिए जाएंगे? ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। डन सर। ये लो, ये थी आपकी बेटे पहली एंट्री। अगर किसी को जर्नल एंट्री का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आखिरी में लेना, अभी मत लेना। ठीक है, जब ये पूरी स्लाइड भर जाए तब। ओके सर डन। बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसके बाद इस गुड्स को डिस्पैच करने के लिए कंसाइनर ने खर्चे किए होंगे, पैकिंग एक्सपेंसेस किए होंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस किए होंगे, फ्रेट एक्सपेंसेस किए होंगे। ऑल दोज एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड बाय कंसाइनर। सोचो बेटे, कंसाइनर की बुक में आप एंट्री कर रहे हैं और कंसाइनर खुद यहां पैसे खर्च कर रहा है, तो कंसाइनर क्या कहेगा? कैश इज गोइंग आउट, इट शुड बी क्रेडिटेड। और ये भी क्योंकि एक्सपेंस है तो कहां डेबिट हो जाना चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए। एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक, यस सर। सर नॉर्मली आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए? कैश अकाउंट लिखे या बैंक अकाउंट लिखे? बेटे मैं तो रिकमेंड करता हूं कि जहां पे कोई इंफॉर्मेशन ना हो वहां पे बैंक अकाउंट ही यूज करो आप। ठीक है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे इंस्टीट्यूट का जो नया मॉड्यूल आया था उस नए मॉड्यूल के हिसाब से मोस्ट ऑफ द प्लेसेस उन्होंने बैंक अकाउंट ही लिखा है। आगे चलूं? यस सर। तो सिर्फ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से अपने आप को कंपैटिबल करने के लिए कैश अकाउंट लिखा तो गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि आईसीआई का पेपर देना है इसलिए उसी के हिसाब से हम भी अपना राइटिंग वर्क रखेंगे। आगे चलें? यस सर आप आगे चलो। तो लो बेटे, सेकंड एंट्री हो गई आपकी कौन सी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर ऑन कंसाइनमेंट। ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? ये भी बेटे आपके नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है। दीज आर द नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर इटसेल्फ। आगे चलते हैं। ठीक है सर। अब क्या होगा? अब बेटे गुड्स फाइनली डिस्पैच कर दिया गया। अब बेटे गुड्स धीरे 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 करके पहुंचा किसके पास? कंसाइनी के पास बेटे गुड्स पहुंचा। कंसाइनी ने गुड्स की डिलीवरी ली। गुड्स की डिलीवरी लेते समय भी कंसाइनी को कई एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। पहला खर्चा कौन सा? पहला वैभवी। सर क्लास में 2 वैभवी हैं क्या? ये मेरा, हाँ बेटे 2 वैभवी दिख रही है, कोई बात नहीं। मुझे भी लगा कि नंबर बढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पर भी बेटे पूरा का पूरा खेल तो नंबर का है। तुम लोगों ने बेटे 2-3 मोबाइल से अगर लॉगिन कर रखा होगा
तो 50 की जगह 70-80 बच्चे दिख जाएंगे तो अपना ही मन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, दो जगह से लॉग इन हुआ है तो भी काम चलने दो, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, लोडिंग चार्जेस, हाँ सर आज सैटरडे है, एप्पी मैडम से मिलवा दीजिए। बेटे एप्पी मैडम यहाँ पर नहीं है, एप्पी मैडम गई है अपने नाना नानी के घर, ठीक है ना। हाँ, और बेटे तुम मुझसे मिलने आए हो, मुझसे मिलो, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं, ठीक है सर, डन। सर आपसे तो मिल ही रहे हैं, हाँ तो बस मेरे से ही मिलो, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ो, ठीक है, ओके सर, डन। मैंने कभी बोला बेटे अपने छोटे भाई बहन से मिलाओ, अपने मम्मी पापा से मिलाओ? बेटे ना तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए कहूंगा, ना तो तुम मेरे बेटे बेटियों से मिलने के लिए कहना, ठीक है, ओके सर, डन। आगे चलो, ठीक है। तो बेटे अब यहां पर कंसाइनी ने ये जो खर्चे कर रखे होंगे एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी, हाँ एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी, बेटे कंसाइनी ने जो खर्चे कर रखे होंगे वो बेटे कहलाते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। सर ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को आपने बाइफरकेट क्यों किया है, इसका कारण बेटे तुम्हें पता चलेगा बाद में, ठीक है ना, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट की स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है और स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होने के कारण आपको बेटे ये सारे नॉमेनक्लेचर, ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाए कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, ओके सर, डन। तो बेटे यहां पर अब इन एक्सपेंसेस को किसने इनकर किया है? सर कंसाइनी ने। अब है तो खर्चा, बर्डन भी किसके ऊपर आएगा? कंसाइनर के ऊपर आएगा। तो कंसाइनर इन एक्सपेंसेस को भी कहां डेबिट करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में। लेकिन ये एक्सपेंसेस की पेमेंट किसको करनी है? कंसाइनी को करनी है, इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा कंसाइनी अकाउंट। तो इन एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनर की बुक में एंट्री बननी चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। एंट्री सबको समझ में आ गई बेटे, यस और नो, हाँ या ना? ये हमारा एंट्री का आज आखिरी दिन है, ठीक है ना, कल से बेटे एंट्री रिपीट नहीं होंगी। आगे चलूं? यस सर, आप आगे चलो, डन। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी ऑन कंसाइनमेंट, डन। अब क्या हुआ? अब बेटे कंसाइनी ने गुड्स की डिलीवरी ले लिया बेटे, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स को इसने बुक किया और अपने साथ अपने गोडाउन में लेके चला गया। अब गोडाउन में रखने के बाद भी इसको कई खर्चे करने पड़ेंगे कंसाइनी को, जैसे कि गोडाउन रेंट, गोडाउन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और ऐसे दूसरे रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। इन खर्चों को कहा जाता है रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस भी किसने पे किया? कंसाइनी ने। बर्डन किसके ऊपर आएगा? कंसाइनर के ऊपर। तो कंसाइनर को ही इन खर्चों को सहन करना है, कंसाइनर को ही इन खर्चों को अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना है, इसलिए कंसाइनर इन एक्सपेंसेस को कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डेबिट करेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, डन। यस सर। सर हमारे मन में ये डाउट इसीलिए तो आया यहां पर, मैंने कहा क्यों? सर देखो कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी के जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है उनके लिए एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। और उसके बाद जब कंसाइनी सामान को बेच देगा, फिर कमीशन पे करना है कंसाइनी को, लो तो उसके लिए एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। सर जब सबके लिए एंट्री एक जैसी ही बननी है तो इन तीनों को मर्ज करके सिंगल एंट्री बनाओ ना। क्यों आप भी दुनिया भर का तमाशा पाल रहे हो? बेटे इस दुनिया भर के तमाशे पालने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। बस बेटे 15 मिनट का समय दो, सारे लॉजिक क्लियर कर दूंगा अभी। आगे चलें? यस सर, आप आगे चलो। लो बेटे अगली एंट्री और क्या बन गई? अगली एंट्री बन गई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। ये कौन से खर्चों के लिए? रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने एंट्री बनाई, बीइंग रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी ऑन कंसाइनमेंट। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो, कल ना ले पाया हो कोई, तो बेटे अभी ले लो, या कल अगर किसी ने एंट्री ना लिखी हो तो अभी लिख लो जल्दी से। हाँ, माधव ने बेटे अपना येलो थम्स अप दिखा दिया है, नेहा ने दिखा दिया, अरसलान ने दिखा दिया, मरजान ने दिखा दिया, बेटे सृष्टि ने, वैभव ने, सृष्टि भल्ला ने, कि सब ने दिखा दिया, सब ने दिखा दिया। बेटे आज तो बरसात हो रही है, कितने अच्छे लग रहे बेटे, येलो येलो छोटे छोटे थम्स अप पानी की बूंदों जैसे टपक रहे हैं बेटे ऊपर से, वेरी गुड। आगे चलूं? यस सर, आप आगे चलो, ठीक है। अब क्या हुआ? अब बेटे कंसाइनी ने उठाया और उठा के सामान बेच दिया, किसको? बायर को बेच दिया। अब अगर जैसे ही बेटे कंसाइनमेंट पे गुड्स बिका, ये हो गई तुम्हारी इनकम। और अगर इनकम है तो इनकम कहां क्रेडिट होगी? एवरी एक्सपेंस हैज बीन डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एवरी इनकम विल बी क्रेडिटेड इन योर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब ये आपकी इनकम है, इसलिए आप इस इनकम को कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि आप सारी अकाउंटिंग किसकी बुक में कर रहे हैं? कंसाइनर की बुक में कर रहे हैं, तो कंसाइनर के लिए दिस अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी इटसेल्फ। तो एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी यहां पर कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये एंट्री हमने क्यों बनाई है?
फॉर सेल मेड बाय कंसाइनी ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है सर, ये हमेशा सेल की एंट्री यही बनेगी कि इसके अंदर आगे जाके कोई चेंजेस कर सकते हो? तो बेटे आगे जाके इस एंट्री के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि मैंने आपको एक सिंपल और प्लेन एंट्री बताई है, अभी आपको सिर्फ बेसिक एंट्री बताई है, अभी इसकी टेक्निकलिटीज पे मैं नहीं गया हूं। आगे चलूं? यस सर, आगे चलो, आगे चलो बेटे, आगे चलो। ठीक है सर, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो बेटे अगली एंट्री बन जाएगी कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। डन? यस सर, डन। आगे चलो। ओके सर, आगे चलेंगे। जैसी कंसाइनी ने गुड्स बेचा, नाउ द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज कमीशन। आपका कंसाइनी के साथ में यही कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मेरा सामान बेचो, उसके बदले मैं आपको कमीशन दूंगा। तो जैसे बेटे कंसाइनी ने गुड्स बेचा, अब कंसाइनी अपना कमीशन मांगेगा और उसको हमें उसका कमीशन पे करना पड़ेगा। तो पहले बेटे आप कमीशन की ड्यू की एंट्री करोगे। बताओ बेटे कमीशन की ड्यू की एंट्री क्या? सर कमीशन तो कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो कंसाइनर हर खर्चे को कहां डेबिट करने वाला है? कंसाइनमेंट अकाउंट में। एंड दिस कमीशन इज पेएबल टू कंसाइनी, इसलिए क्रेडिट भी क्या होगा? कंसाइनी अकाउंट। एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, बीइंग कमीशन ड्यू और ड्यू टू कंसाइनी। आगे चलते हैं। ठीक है सर, अब गुड्स भी बिक गया, अब क्या होगा? अब इसके बाद जब आपका गुड्स बिक गया है, तब इसके बाद होता यह है कि आपका जो कंसाइनी है वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। क्या नाम बताया था मैंने स्टेटमेंट का कल आपको? जल्दी बताओ। आपका ये जो कंसाइनी है, कंसाइनी बेटे एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। बताओ उस स्टेटमेंट का नाम क्या था? सर स्टेटमेंट का नाम था अकाउंट सेल्स। याद आया? कंसाइनी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा जिसका नाम होगा अकाउंट सेल्स। अकाउंट नहीं नालायक, सेल्स अकाउंट नहीं, अकाउंट सेल। सेल्स अकाउंट अलग होता है। सेल्स अकाउंट तब बनाते हैं जब हमने गुड्स को बेचा होता है, तब हम जब डायरेक्ट सेल करते हैं अपने कस्टमर को, तब सेल्स अकाउंट बनता है। अभी जो स्टेटमेंट बनेगा उसका नाम क्या होगा? अकाउंट सेल। हाँ, दैट इज द करेक्ट वर्ड। अकाउंट सेल कौन प्रिपेयर करेगा? कंसाइनी। सर अकाउंट सेल में क्या लिखेगा? अकाउंट सेल में सबसे पहले लिखेगा गुड्स रिसीव्ड। उसे बेटे कंसाइनर से कितने रुपए का गुड्स रिसीव हुआ। गुड्स को रिसीव करने के बाद अल्टीमेटली बेटे यहां पर, अब यहां गुड्स रिसीव, उसके बाद लिखेगा गुड्स सोल्ड। अब वो यहां पर ये बताएगा कि उसने कितनी क्वांटिटी किस रेट से बेची है। समझ में आया बेटे? अब यहां पे लिखेगा गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड को लिखने के बाद अब वो इसके नीचे लिखता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। जो बेटे कंसाइनी ने अपने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे वो इसी सेल्स के अमाउंट में से माइनस करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल सेल्स हुई है, टोटल सेल का अमाउंट पेएबल किसको है? कंसाइनर को। लेकिन जो कंसाइनी खुद पैसे खर्च कर चुका है उसको वो पैसे किससे रिकवर करने हैं? कंसाइनर से रिकवर करने हैं। तो जितने कंसाइनी ने खुद पेमेंट किए हैं, जितने कंसाइनी ने खुद खर्चे किए हैं, उन खर्चों को वो यहीं से माइनस कर देगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस माइनस, उसके बाद जो भी कंसाइनी ने रिकरिंग एक्सपेंसेस किए हैं वो भी बेटे इसको माइनस कर देगा यहीं से। उसके बाद कंसाइनी का जो कमीशन बनता है, कंसाइनी का कमीशन भी यहां से माइनस कर दिया जाएगा। तब बेटे बचेगा बैलेंस, और बेटे फिर कंसाइनी बताता है कि इतना बैलेंस बाकी है और इतना रुपए का पेमेंट वो किसको कर देगा? बोलो बेटे। दिस अमाउंट विल बी पेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। इतना अमाउंट कंसाइनी कंसाइनर को पे कर देगा। इतना क्लियर है? हाँ या ना? तो बस बेटे अब क्या करना है? अब बेटे फाइनली बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड बाय कंसाइनी एंट्री बन जानी चाहिए। कंसाइनर की बुक में आप एंट्री कर रहे हैं, एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनर कैश रिसीव करेगा तो या तो कैश अकाउंट को डेबिट कराओ या तो बैंक अकाउंट को डेबिट कराओ। और किससे पैसे रिसीव हो रहे हैं? सर कंसाइनी से। तो क्रेडिट करोगे आप कंसाइनी अकाउंट। तो बेटे जैसे ही गुड्स बिका एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट बीइंग बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। आगे चलूं? यस सर। अब इसके बाद ये जो अकाउंट सेल्स बनी थी, अकाउंट सेल्स में ही एक चीज और निकल के आती है कि कंसाइनी के पास में कितने रुपए का स्टॉक बाकी है। वट एवर द क्लोजिंग स्टॉक इज रिमेनिंग विद द कंसाइनी, ये भी किसके अंदर लिखा हुआ होता है? अकाउंट सेल्स के अंदर लिखा हुआ होता है। और वो जो कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, उस क्लोजिंग स्टॉक को कंसाइनर अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करने के लिए एक एंट्री और डालेगा, और एंट्री डलेगी कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। डन? यस सर।
इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद बेटे आपका कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस कर दिया जाएगा और इससे आपको कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। बेटे अभी स्टॉक जल गया तो बेटे तुम तो सिर्फ जलने की बात कर रहे हो मरजान, अभी बेटे स्टॉक को मैं चोरी भी करवाऊंगा, जलाऊंगा भी, हवा में भी उड़ाऊंगा, लीकेज भी कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ जला है, ठीक है। मेरे दिमाग में तो बाढ़ भी आ रही है, भूकंप भी आ रहा है, चोरी भी हो रही है, लीकेज भी हो रहा है, तो सब हो रहा है मेरे दिमाग में, लेकिन अभी होगा, धीरे धीरे करके होगा, ठीक है ना बेटे। असल में देखो मैं बताता हूं तुम्हारे साथ, अभी बेटे एक बहुत सीनियर टीचर से ना मेरी बात हो रही थी लास्ट टाइम, ठीक है ना। मैं सीनियर टीचर का नाम बताता हूं बेटे आपको, वे सीनियर टीचर का नाम है आशीष पारेख सर। आप सभी जानते हैं बेटे उनको? अरे जानते हैं कि नहीं आशीष पारेख सर को? नहीं जानते, ठीक है। जिन लोगों ने बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट आशीष सर से पढ़ा होगा, पहली बैच में कंसाइनमेंट अकाउंट आशीष पारेख सर ने पढ़ाया था, ठीक है ना। जिन लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट उससे पढ़ा होगा उनसे कल मेरी बात हो रही थी, कल नहीं परसों, डे बिफोर यस्टरडे मेरी बात हो रही थी उनसे। उन्होंने कहा कि नवनीत सर कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? मैंने कहा 4 दिन। बोले क्या बात कर रहे हो सर, 4 दिन लगेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म करने में? मैंने कहा क्यों सर, ज्यादा है क्या, 2 दिन में खत्म कर दूं? अरे बोले नहीं सर, कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म करने में। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर? अरे सर बहुत टेक्निकलिटीज है उसके अंदर, इतनी टेक्निकलिटीज है कि 8 से 10 दिन के पहले तो चैप्टर खत्म ही नहीं हो सकता। मैंने कहा सर मेरे हिसाब से तो 4 दिन मैक्स टू मैक्स लगते हैं, 1 आध दिन और आगे पीछे ले लो, बच्चों ने अगर थोड़े से ज्यादा डाउट पूछ लिए तो, यानी 5 दिन, उसके ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए ये, ठीक है। तो असल में दिक्कत ये है कि अगर मुझे 4 दिन के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म करना है और इस तरीके से कि आपको सारी बातें समझ में आए, तो इसके लिए जरूरी है कि कौन सा टॉपिक किस समय आना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट हो। तो मरजान बेटे जो तुम्हारा लॉस है, अगर तुम्हारा जो डाउट है कि सर अगर स्टॉक जल गया तो, जलाऊंगा ना बेटे, अभी आने का है वो, ठीक है ना। हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे, पहले बेसिक सीखेंगे, एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, एक बार अपना बेटे बेस स्ट्रांग हो जाए, फिर अपन उसके बाद में एक एक करके टेक्निकलिटीज उसके अंदर इनपुट में डालेंगे। ओके यस सर, डन, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। लो बेटे सर इसके बाद क्या बनेगा, ये तो आपने एंट्री करी है, एंट्री करने के बाद अब होगी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट लेजर कौन सा बनना है? वैसे तो बेटे कंसाइनर की बुक में कई लेजर बनते हैं। कंसाइनर की बुक में पहला लेजर बनेगा क्या, पहला अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनता है उसकी बुक में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि बेटे जो गुड्स उसने कंसाइनमेंट पे कंसाइनी को भेजा है, उस गुड्स का हिसाब किताब रखने के लिए भी एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जिसका नाम होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद उसको कंसाइनी से बचा हुआ पैसा रिकवर करना है, तो बचा हुआ पैसा रिकवर करने के लिए उसको एक सेपरेट अकाउंट और मेंटेन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा बेटे कंसाइनी अकाउंट। ऐसे करके कंसाइनी को कई अलग अलग अकाउंट ओपन करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ बेसिकली फोकस करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम दूसरे अकाउंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके लिए? कंसाइनमेंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है, तो हमारा मेन फोकस उसी पे होगा। आगे चलूं? यस सर। तो अगर मुझे कंसाइनर की बुक में कोई भी लेजर या कोई भी अकाउंट बनाना हो तो उसके लिए बेटे सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा है? कंसाइनमेंट अकाउंट। और यही आपके 90% केसेस में एग्जाम में आता भी है। आगे चलें। पहली एंट्री क्या बनाई थी सर? पहली एंट्री बनाई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूं तो ये मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए। किस पे? कॉस्ट पे। हमने गुड्स बेटे कंसाइनी को किस पे भेजा है? सर हमने गुड्स कंसाइनी को कॉस्ट प्राइस पे भेजा है, इसीलिए आप कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कराएंगे कॉस्ट से। डन। अगला क्या था बेटे? अगली एंट्री क्या थी? जल्दी से प्रोसेस को याद करो। अगला ट्रांजैक्शन कौन सा था सर? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने जो खर्चे किए उसके लिए एंट्री थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सर जी एंट्री कैसे लिखी? एंट्री कैसे लिखी मतलब? एंट्री बेटे मैंने टाइप करके लिखी। पहले मैंने पेपर पे पेन से लिखी, फिर उसके बाद में उसको कंप्यूटर पे टाइप करके लिखी, फिर उसके बाद में उसकी स्लाइड बनाई। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। सर जो गुड सोल्ड बाय कंसाइनी वाली एंट्री का कंसेप्ट एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज, वो आखिरी में देखते हैं। क्यों? क्यों का मतलब मैंने एंट्री क्यों लिखी सर? अच्छा यहां पे साइड में एंट्री क्यों लिखी आप ये पूछ रहे हो क्या? साइड में बेटे मैं एंट्री इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एंट्री के बेसिस पर ही लेजर पोस्टिंग होती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने साइड में एंट्री लिखी है क्योंकि पहली एंट्री के हिसाब से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। सर डेबिट कर दो इसको भी कैश और बैंक। हाँ बेटे वो तो कर दूंगा, ठीक है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा कॉस्ट पे। उसके बाद बेटे कंसाइनर के जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री बनेगी। कंसाइनमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कंसाइनर एक्सपेंसेस। इसके बाद क्या हुआ था सर? कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे,
तो बेटे मैंने कहा सबकी एंट्री आपने अलग अलग बनाई, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री अलग, कंसाइनी के रिकरिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री अलग, कंसाइनी को जो कमीशन पे करना है उसकी एंट्री अलग, सारी एंट्री आपने अलग अलग बनाई। लेकिन लेजर पोस्टिंग करते समय सबको आप एक साथ लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए बेटे मैंने लेजर पोस्टिंग करते समय कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करवा दिया। जो भी कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको बेटे मैं इनर कॉलम में ही दिखा दूंगा। कंसाइनी के जो रिकरिंग एक्सपेंसेस थे उनके लिए भी एंट्री क्या बनी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, इसको भी कंसाइनमेंट अकाउंट में इनर कॉलम में ही डेबिट करके दिखा दिया जाएगा। उसके बाद कमीशन के लिए एंट्री क्या बनी थी, सर एंट्री बनी थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन के खर्चों को भी कंसाइनमेंट अकाउंट के इनर कॉलम में लिख के दिखा दिया जाएगा। सर लेजर पोस्टिंग करते समय ऐसा कर सकते हैं, तो हाँ लेजर पोस्टिंग करते समय आप ऐसा कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस और कमीशन तीनों की इंफॉर्मेशन कंसाइनर को उस समय मिलती है जब कंसाइनी अकाउंट सेल बनाकर कंसाइनर को भेजता है, यानी ये तीनों ही ट्रांजैक्शन सेम डेट को रिकॉर्ड होते हैं, तो लेजर पोस्टिंग इकट्ठी की जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंसाइनर एक्सपेंसेस लिखना जरूरी है क्या, नहीं बेटे लिखना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिखा है। अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते समय ऐसे जो मैंने लिखा है ना बेटे, कंसाइनर एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंसेस, अगर आप इस तरीके से लिख के अब अगर अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर आपका कंट्रोल बहुत जबरदस्त तरीके से आ जाएगा। आगे चलें, यस सर आगे चलो। इसके बाद क्या हुआ था, सर हमारे कंसाइनी ने गुड्स बेचा था, गुड्स बेचा था तो एंट्री क्या बनाई थी, एंट्री बनाई थी सर कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, याद आया बेटे। इसकी अगर मैं लेजर पोस्टिंग कराऊं तो लेजर पोस्टिंग कहां पे होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में या कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, सर कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करो सर, तो ये लो बेटे बाय कंसाइनी अकाउंट, बाय कंसाइनी अकाउंट गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या किया था सर, हमने एक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री और बनाई थी। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनाई थी, कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री क्या बनी थी, जल्दी बताओ। हाँ बेटे पेपर में भी आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। हाँ सर हमने एंट्री बनाई थी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, याद आया। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उस क्लोजिंग स्टॉक को भी आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करवाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस करते समय या तो डेबिट बैलेंस कैलकुलेट होगा या तो क्रेडिट बैलेंस कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रही है, यस और नो, हाँ या ना। आइदर देयर विल बी द डेबिट बैलेंस और देयर विल बी क्रेडिट बैलेंस। मैं पहले मान लेता हूं क्रेडिट बैलेंस आया है, मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है। पहले बेटे क्रेडिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, इतना ही टोटल आपका डेबिट में भी होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा, और ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। समझ में आया बेटे, यस और नो। अगर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करे, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आए, क्रेडिट बैलेंस आने का मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है। अगर क्रेडिट बैलेंस आए तो ये बताएगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, और ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कंसाइनर कहां ट्रांसफर करेगा, ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कंसाइनर ट्रांसफर करेगा अपने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंसाइनर ने कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया, कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, यस और नो, हाँ या ना। लेकिन अपना ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए कंसाइनर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो बना रहा होगा कि नहीं। तो वो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, तो ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट भी उसी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है इतना, यस और नो। अरे जल्दी बताओ, यस और नो, हाँ या ना, यस सर क्लियर है इतना, ठीक है। और अगर डेबिट बैलेंस आया तो, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो फिर क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। और डेबिट बैलेंस आएगा तो ये क्या होगा आपके लिए, लॉस ऑन कंसाइनमेंट। और अगर ये लॉस ऑन कंसाइनमेंट है तो ये भी कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डन। जल्दी से बेटे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, ताकि फिर मैं आगे चलूं। सबका हो गया हो तो बताएं, एक और इसके साथ में एडजस्टमेंट समझाना है, फिर हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ओके सर डन, चलो आ जाओ सर। अब कौन सा एडजस्टमेंट समझाना बाकी है बेटे, दो तीन चीजें हैं आपके पास में जो आपको आगे जाके दिक्कत देगी।
पहला बेटे यहाँ पर कमीशन, आपको अपने कंसाइनी का कमीशन खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का बड़ा शौक है बेटे आपसे कमीशन कैलकुलेट करवाने का। इंस्टीट्यूट भी ये चेक करना चाहती है कि भैया आप कंसाइनी का कमीशन ठीक से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, ठीक है। और दूसरा जो मेजर कैलकुलेशन आपको करना है वो है आपके कंसाइनमेंट स्टॉक का कैलकुलेशन। डन, यस और नो, हाँ या ना। अरे इतना ठीक है, यस और नो? यस सर, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये लो बेटे। अब यहाँ पर बात आती है कमीशन की, लेकिन कमीशन के ऊपर अपन बाद में जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक आने के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। हाँ सर, पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराओ ताकि जितना आपने पढ़ाया है उतना हमारे दिमाग में सही तरीके से सेट हो जाए, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटे, जैसा तुम बोलो वैसा। लो बेटे, आ जाओ जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये लो बेटे, ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। सभी को दिखाई दे रहा है बेटे? इस चैप्टर के मेरे नोट्स आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये वाला चैप्टर बेटे हम पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ने वाले हैं, इसीलिए, ठीक है ना। इस चैप्टर की नोट्स की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ओके सर, डन। चलो आगे चलते हैं। सर ये लिखना है नहीं बेटे, लिखना एक ना सब बाद में करना आपने। सारी बातें मैंने पहले आपको समझा देनी है, आपको पहले सारी बातें समझनी है। लिखने लिखने का सरदर्द अभी आप नहीं पालेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करूं मैं? हाँ सर, आप शुरू करो। आओ बेटे जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें। सबसे पहले सर ये टॉपिक सीएमए में है? हाँ बेटे, शायद मेरे हिसाब से सीएमए में है। ये वाला टॉपिक सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर होता है, जहां तक बेटे मुझे याद है, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर तो कवर होता है सर, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है तो नहीं बेटे। वैभवी एक काम करो, आप भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मॉड्यूल डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। और आप अपना क्वेश्चन अलग देखो, मैं अपना क्वेश्चन अलग देखूंगा, ठीक है ना। फिर आप जब अपने मोबाइल में अपना क्वेश्चन देखोगे तो ब्लर भी नहीं दिखेगा वो, ठीक है। आगे चलूं? यस सर, आप आगे चलो। ओके, अच्छा मॉड्यूल लेके बैठी है बेटे वैभवी, तो आज पेज नंबर बता देता हूँ बेटे वैभवी, दिक्कत नहीं होगी। 6.53 पेज नंबर 6.53 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू करें? यस सर। बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। आपकी इंटरप्रिटेशन या आपकी रीडिंग स्किल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। जैसे कि आपको जब क्वेश्चन पढ़ना है तो एक बार में आपको कभी क्वेश्चन पल्ले पड़ेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम में कितना ही मरे से मरा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, एक बार में आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं, ठीक। पहली बात तो सर फिर हम क्या करेंगे? जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे करेंगे? कंसाइनमेंट 3 चैप्टर बेटा बता रहा हूं आपको पहले। एक है कंसाइनमेंट, दूसरा है फाइनल अकाउंट और तीसरा है एनपीओ। इन तीनों के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कभी कोशिश मत करना। जब तुम बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, बैलेंस शीट कभी टैली नहीं करेगी, नेट प्रॉफिट कभी भी सही नहीं निकलेगा, है। तो सर सॉल्व ही नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेंगे? बेटे तुमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना उसको सिर्फ प्रोसेस करना है। तुम पूरे क्वेश्चन को एक साथ कभी देखो ही मत, तुम देखो ही मत कि 1 2 3 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन है ना, 6 लाइन का क्वेश्चन है ही नहीं। आपको क्वेश्चन को बेटे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा और इतने छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे कि ये क्वेश्चन आपके 11th के लेवल पे आ जाए। यही बेटे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक। ओके सर, डन। जैसे कि आप समझाओ, मैंने कहा सुनो। एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई। एक्स कौन है बेटे? यहां पर एक्स ने गुड्स भिजवाया है, तो एक्स कौन? सर एक्स है हमारा कंसाइनर। किसको गुड्स भिजवाया? सर वाई को। तो बताओ वाई कौन? सर वाई है हमारा कंसाइनी। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। लो बेटे, मेरे साथ साथ अगर आपके पास में मॉड्यूल है तो पेंसिल उठाएं और जहां जहां मैं स्लैश लगाऊंगा मेरे साथ साथ आप स्लैश लगाना शुरू करें। यही तरीका होता है, हाँ यही तरीका होता है बेटे क्वेश्चन को पढ़ने का। लगा दिया बेटे यहां पे सभी ने स्लैश। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा, उसके बाद आप बोलोगे अरे सर इतना मरा क्वेश्चन हम खुद ही सॉल्व कर लेते, आप लेके क्यों बैठे जबरदस्ती में, इसको तो होमवर्क में दे दो, ठीक है ना।
बस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सीखना है आपको और कुछ नहीं करना। आगे चलो, यस सर आगे चलो। X sent on 1st July 2019 to Y goods costing rupees 50,000 and spent 1,000 on packaging etc. etc के बाद लगाओ स्लैश। आगे बढ़ेंगे। On 3rd July 2019 Y received the goods and sent his accept। Y received the goods, goods के बाद में बेटे स्लैश लगाओ। And sent his acceptance to X for rupees 30,000। 30,000 के बाद में स्लैश लगाएं। पेबल एट 3 month, 3 month के बाद में स्लैश लगा दो। सर इतने टुकड़े पढ़ने पड़ेंगे बेटे, अभी तो टुकड़े करने मैंने शुरू किए हैं। अभी देखो तो बेटे केक कटा है, सब में बटेगा, टेंशन मत लो बेटे, सब में अपन केक बांट बांट के खाएंगे। ओके यस सर ठीक है ओके। Y spent 2,000 on freight and cartage। स्लैश लगाओ। Y ने गुड्स की बेटे Y ने गुड्स लिया, गुड्स को अपने गोडाउन में लेके गया, गोडाउन में ले जाने के लिए उसने फ्रेट एंड कार्टेज का खर्चा पे कर दिया होगा। तो लग रहा है बेटे ये 2,000 रुपीज का एक्सपेंस Y के गुड्स को गोडाउन में पहुंचने के पहले का है। बेटे इसको ऐसे पढ़ना पड़े, अभी मैंने उसके आगे स्लैश नहीं लगाया, बस वहीं तक स्लैश लगाया। अभी मैं उसके आगे पढ़ भी नहीं रहा हूं, पहले मेरे साथ साथ पढ़ें क्वेश्चन को, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ें। ठीक है, मैंने कहा बेटे Y स्पेंड, मैं कौन सी लाइन पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ जितनी लाइन को हाईलाइट करूंगा उतनी ही लाइन पढ़नी है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ लेना है। ठीक है सर। Y स्पेंड रुपीज 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज। बताओ बेटे ये खर्चा कब हुआ होगा, कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंचने के बाद या कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंचने के पहले। सर पहले हुआ होगा, बिफोर। और अगर गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के पहले का खर्चा है तो रिकरिंग एक्सपेंस है कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, जल्दी बोलो। सर ये है हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के लिए NR लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, डन। ₹500 ऑन गोडाउन रेंट स्लैश एंड 300 ऑन इंश्योरेंस स्लैश। बेटे इसने 500 रुपीज गोडाउन रेंट के लिए खर्च किए, 300 रुपीज इंश्योरेंस के लिए खर्चा किए, ठीक है ना। वेरी गुड आफ्टरनून उत्कर्ष। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बताओ बेटे ये जो 500 रुपए का गोडाउन रेंट का खर्चा है और ये जो 300 रुपए का इंश्योरेंस का खर्चा है, ये रिकरिंग एक्सपेंस है या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। सर ये रिकरिंग एक्सपेंस है। ओके सर डन। ऑन 31 December 2019 ही सेंट अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल के बाद लगाएं बेटे स्लैश। ही का मतलब कौन, बताओ बेटे अकाउंट सेल किसने बनाई होगी। सर कंसाइनी ने, वाई ने अकाउंट सेल प्रिपेयर करी होगी। और क्या लिखा है, along with amount due to X, यानी बेटे जो भी बैलेंस बचा होगा उस अकाउंट सेल के साथ में लगे हाथों बचे हुए पैसे भी उसने किसको भिजवा दिए, कंसाइनी को भिजवा दिए। आगे चलूं, यस सर। शोइंग दैट, अच्छा along with amount due to X, इसके आगे लगाओ स्लैश। कहां पे स्लैश लगाना है बेटे, along with amount due to X के बाद में स्लैश लगाना है। आपको सिर्फ अभी इतनी ही लाइन पढ़नी है, मैंने यहीं तक क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। ओके सर डन। अब आगे पढ़ना शुरू करेंगे। showing that 4/5 of the goods has been sold for ₹55,000। अगला स्लैश लगाओ 55,000 के बाद। डन। आगे चलते हैं, ठीक है। Y is entitled to the commission at the rate of 10% slash one of the customer turned insolvent and could not pay ₹600 due from him slash show the necessary journal entry in the books of consignor and also prepare the ledger account। अब बेटे शुरू करें। जो अब बेटे अगर आपने जहां जहां स्लैश लगाए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे क्वेश्चन को आपने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में ब्रेक कर दिया। जैसे 11th क्लास में होता था ना बेटे, जर्नल एंट्री के आपको 7-8 ट्रांजैक्शन दिए होते थे, आप एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के एक एंट्री बनाते थे, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन पढ़ के दूसरी एंट्री बनाते थे। अब देखो बेटे आपका क्वेश्चन वही 11th के लेवल में कन्वर्ट हो गया। हर एक ट्रांजैक्शन आपको अलग अलग दिख रहा है, बस एक ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, उसकी एंट्री सोचनी है और उसकी अकाउंटिंग एंट्री करके आपको आगे बढ़ जाना है। समझ में आई बात, यस और नो, हाँ या ना।
एक एक करके मेरे साथ ट्रांजैक्शन को आप लोग पढ़ेंगे और एंट्री डिसाइड करेंगे क्या होगी। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है बेटे, कौन सा पहला ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे पास में, थोड़ा सा लाइट ही रखता हूं, ये ठीक है। हाँ, X sent on 1st July 2019 to Y goods costing ₹50,000। बताओ बेटे इसकी एंट्री क्या बनने वाली, जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे बोल दो बेटे, सुनाई आ जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सृष्टि अमाउंट मिसिंग है एंट्री के अंदर, बाकी एंट्री कम से कम एक ने तो लिखी है बेटे, पूरी एंट्री लिख दी है। चलो बेटे आप लोग को टाइप करने में दिक्कत हो रही होगी, मैं सबके बेटे माइक चालू कर रहा हूं, ठीक है ना, बोलने के बाद लेकिन तुरंत चुप हो जाना। ओके सर, डन। हाँ बोलो बेटे, एंट्री क्या बनने वाली है? स्पीकर बंद है तो कहां से सुनाई देगा? नवनीत अग्रवाल क्या कर रहे हो? हाँ लो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया, क्या बात है बेटे, एक नंबर। बेटे देखो इंस्टीट्यूट वालों ने भी यही एंट्री बनाई, बताया ना बेटे, तुम्हारे आगे कौन, तुम्हारे आगे कोई नहीं बेटे। जो तुमने एंट्री बना दी इंस्टीट्यूट को माननी पड़ेगी। पहली एंट्री क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000। डन। बोलो यस और नो? यस सर, बिल्कुल। आगे चलो आप। एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन पैकेजिंग एक्सेट्रा। ये किसके खर्चे हैं, कंसाइनर के कि कंसाइनी के? कंसाइनर के एक्सपेंसेस के लिए एंट्री बताओ। कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल ठीक। ये लो बेटे अगली एंट्री बन गई इनकी भी, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1,000 एंड बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1,000। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आया ना? आगे चलो, अगला ट्रांजेक्शन। बेटे पीछे बैकग्राउंड में जिसकी आवाजें आ रही हो सबको अपने अपने घर में बोलो, नवनीत सर पढ़ा रहे हैं, भयंकर गुस्से में पढ़ा रहे हैं आज, तबीयत से भयंकर गुस्सा आ रहा है आज उनको, ज्यादा हल्ला मत करो नहीं तो बस पता नहीं अभी क्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसा बोल दो, घर वालों को डरा दो मेरे नाम से एक बार, ठीक है ना? बहुत गुस्से में आज सर, सैटरडे के दिन बहुत गुस्से में रहते हैं सर, पता नहीं क्या हो जाता है उनको, ऐसा बोल दो एक बार घर वालों को, ठीक है? तो पीछे से बैकग्राउंड में आवाजें आना बंद हो जाएंगी। आगे चलते हैं, ठीक है सर? आप ऐसे ही करते थे और क्या बेटे? मैं ऐसे ही करता था, जब भी मेरे को घर वाले घर से निकलने नहीं देते थे मैं बोल देता था टीचर ने पढ़ने बुलाया, एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है? भग जाता था घर के बाहर में। आगे चलो, ठीक है। हाँ, और आपके घर में मैम भी नहीं है, क्या बात है बेटे? ये लो तुम बेटे, तुम्हें ना पता है सर आपके घर में मैम है कि नहीं? एफपी से मिलवा दो, ठीक है? एली मैडम से मिलवा दो। सर एली आपने नाम कहाँ से रखा? फिर मैं तुम्हें बताऊं बेटे, मेरा फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर है एलन आइवर्सन, उसके नाम पे मैंने अपनी बेटी का नाम रखा है एली। एप्पी का नाम क्यों रखा बेटे? ऐसे ही मैं एक बार एप्पी नाम का फ्रूट जूस पी रहा था, पढ़ते बेटे पीते पीते अचानक मुझे याद आया कि अपनी बेटी का नाम एप्पी रख दिया जाए। अब नालायक तुम ऐसी कहानियां सुनने थोड़े ना आए हो यहाँ पर, ठीक है ना? तुम एंट्रियां सीखने आओ, एंट्री के ऊपर फोकस करो। ओके यस सर, डन। और बेटे एक बात बताओ, तुम्हें क्या मेरी हंसती खेलती जिंदगी में बुरा लग रहा है देख के? बेटे आदमी अकेले घर में है, पूरा घर मेरे अकेले के लिए है, जैसे चाहो बेटे नाच नाच के पूरे घर में रह रहा हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। तुम रह के याद दिला रहे हो नालायक। जिन जख्मों को वक्त भर चुका है, क्यों उन्हें तुम याद आ रहे हो? नालायक, 4 दिन की खुशी भी तुमसे मुझसे देखी नहीं जा रही बेटे, मेरी 4 दिन की खुशी तुमसे ना देखी जा रही है, तुम बार बार बेटे उसी एनवायरनमेंट को याद दिला रहे हो नालायक। हाँ हाँ, दर्द को खुरेदना बंद करो, आओ क्वेश्चन पे आओ, ठीक है सर, डन। अगला ट्रांजैक्शन बेटे मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन 3rd July 2019 वाई रिसीव द गुड्स। बेटे वाई ने गुड्स रिसीव किया है, क्या इसकी कोई एंट्री बन सकती है? बोलो हाँ, तब बोलो हाँ या ना, बोलो ना बेटे, क्या ये कोई एंट्री बन सकती है? नहीं सर, कोई एंट्री नहीं बन सकती। नहीं सर, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन ही नहीं है। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, क्या कंसाइनी को ओनरशिप ट्रांसफर करी है? नहीं करी है। क्या कंसाइनी गुड्स का मालिक बना है? नहीं बना है। और जब कंसाइनी गुड्स का मालिक ही नहीं बना है, इन दैट कंडीशन कंसाइनी के लिए बेटे यहाँ पर कोई फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, इसलिए इसकी कोई भी एंट्री आप अकाउंट की बुक में नहीं बना सकते। आओ बेटे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चले। एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर ₹30,000।
कंसाइनी ने एक्सेप्टेंस भिजवाई है, इसका मतलब कंसाइनर ने एक्सेप्टेंस रिसीव की होगी, तो कंसाइनर के लिए क्या होगा, ये बिल्स रिसीवेबल। क्या होगा बेटे, ये बिल्स रिसीवेबल। बिल्कुल ठीक। तो एंट्री क्या बननी चाहिए बताओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। क्लियर है इतना? Yes, एक तो sir. बेटे कंसाइनर की बिल्स रिसेबल की एसेट इंक्रीज हो रही है और कंसाइनर की बिल्स रिसेबल की एसेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए बिल्स रिसेबल अकाउंट को इंक्रीज करेगा। और गिवर कौन है, कंसाइनी, तो कंसाइनी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। लो बेटे अगली एंट्री। ओ माय गॉड बेटे, इंस्टीट्यूट वालों ने भी तुम्हारे कहने के मुताबिक बिल्कुल सेम एंट्री बनाई है, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। बेटे मुझे तो लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ने पूरा मटेरियल तुम लोगों से पूछ पूछ के लिखा है बेटे, मुझे तो ये यकीन आ रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है सर, अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। उसके बाद बेटे अगला है वाई स्पेंड 2000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज। बताओ बेटे, वाई ने 2000 रुपए फ्रेट एंड कार्टेज के ऊपर इनकर किए, एंट्री क्या बनी होगी, वाई कौन है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट सर ये भी खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कराओ, तो एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, दिस एक्सपेंसेस पेएबल टू कंसाइनी। बिल्कुल ठीक। लो बेटे, तो यहां पर एंट्री बन गई क्या, एंट्री बन गई बेटे यहाँ रजिस्टर्ड करवा रहे हैं क्या? हाँ एंट्री बन गई बेटे यहाँ पर क्या, वाई कहाँ गई यार, अच्छा सेल्स वेल्स की एंट्री बना दी। अबे खर्चों की एंट्री, हाँ इन्होंने बनाई नहीं दिखती है। अच्छा बनाई ही नहीं है क्या उन्होंने एंट्री? सर वो ऐड किए 2000 प्लस 500 प्लस 300 ऐड किया है अच्छा ऐड करके एक ही एंट्री बनाई है क्या, बड़े नालायक किस्म के लोग हैं। 2000 प्लस 500 2500 प्लस 300 2800, कहाँ है भैया 2800? सर 3400। अच्छा ये 2000 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 600 यानी कमीशन अमीशन जोड़ के इकट्ठी एंट्री मार दी क्या इन्होंने? यस सर, यस ये भगवान, ये माँ कैसा कर रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपन भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ओके सर डन। सर 30,000 वाला रिपीट, बेटे रिपीट क्या करना है, हरी ये देखो एंट्री लिखी हुई है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। आगे चलें, यस सर आगे चलो। पेएबल एट 3 मंथ। लो बेटे 3 महीने बाद इसकी पेमेंट होनी थी। अच्छा एक मिनट रुको, बेटे यहाँ पर जो बिल मिला है, बिल कब मिला है देखो बेटे ध्यान से, बिल की ड्यू डेट कब की थी सर, बिल मिला था हमें 3 जुलाई 3 जुलाई को, और 3 महीने बाद बिल की पेमेंट होनी थी। बताओ बेटे ड्यू डेट कब आएगी बिल की, बताओ ना बेटे, व्हाट शुड बी द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल? 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 6 अक्टूबर आएगी, 7 अक्टूबर कैसे आ जाएगी भाई? 3 जुलाई को अगर आपको बिल मिला है तो डेट ऑफ बिल आप क्या अज्यूम करोगे, 3 जुलाई तो अज्यूम करोगे ना। तो 3 जुलाई को अगर आपको बिल मिला है, 3 महीने ऐड करोगे तो 3 अगस्त 3 सितंबर 3 अक्टूबर को 3 महीने पूरे होते हैं, 3 दिन का ग्रेस पीरियड और ऐड करो तो क्या हो गया 6 अक्टूबर। तो 6 अक्टूबर को आपको पेमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यस सर। तो 6 अक्टूबर की बेटे पेमेंट भी रिकवर कर लो, पेमेंट रिकवर करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय ₹30,000 एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹30,000। डन, समझ में आ गई बेटे एंट्री यहाँ तक? यस सर आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब बेटे यहाँ पर वाई ने अपना अकाउंट सेल बनाया होगा, वाई ने 2000 रुपए फ्रेट पे खर्चा किए, एंट्री बताओ तुम अपने हिसाब से बताओ, इंस्टीट्यूट ने क्या एंट्री बनाई है उसको छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से एंट्री क्या बननी है? कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट बाय ₹2000। डन, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। उसके बाद बेटे फिर कंसाइनी ने खर्चा किया कितना, 500 रुपए गोडाउन रेंट, एंट्री बताओ? कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट बाय ₹500। डन, फिर बेटे कंसाइनी ने ₹300 इंश्योरेंस के खर्चे किया, एंट्री बताओ? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी कौन, वाई, टू वाई अकाउंट। डन, बिल्कुल ठीक। ऑन 31 दिसंबर, अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाओ बेटे, अगला ट्रांजेक्शन कहता है ऑन 31 दिसंबर 2019 ही सेंट अकाउंट सेल। बेटे यहां पर कंसाइनी ने अकाउंट सेल भिजवाया है, क्या बेटे अकाउंट सेल की कोई एंट्री हो सकती है? अरे सर इसकी कैसे एंट्री होगी, तो अपने आप में एक स्टेटमेंट की एंट्री थोड़ा ना होती है। मैंने कहा डन, अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स, यानी जितना पैसा एक्स को या कंसाइनर को देने का निकलता था उतने पैसे भी उसने लगे हाथों भिजवा दिए। अब कितने पैसे देने के निकलते थे ये तो आपको भी नहीं पता, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। आगे चलें, ये कब डिसाइड होगा, सबसे आखिरी में डिसाइड होगा, अभी डिसाइड आप नहीं कर सकते। आगे चलूं हाँ या ना? यस सर। आगे चलो।
अगले सेंटेंस पे या अगले उस पे आ जाओ बेटे, शोइंग दैट 4/5 ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड फॉर ₹55,000। इसके अकाउंट सेल से पता चला है कि 4/5 गुड्स बिका है और वो भी कितने में, 55,000 रुपीज में। लग रहा है बेटे आपको इन्होंने इनकम बता दी है। 55,000 के लिए एंट्री बताओ जल्दी से। दैट इज द इनकम। इनकम है तो कहाँ क्रेडिट होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट में होगी। और साथ में ये अमाउंट किससे रिकवरेबल है, कंसाइनी से रिकवरेबल है, तो एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। डन, यस और नो। अब इसकी तो एंट्री दिखा दो अलग से। हाँ ये लो बेटे, कंसाइनी कौन सर, कंसाइनी है वाई, तो एंट्री क्या बनी, वाई अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट। डन, यस सर डन। और आगे चलते हैं एक कदम और, ठीक है सर। Y is entitled to a commission of 10%। बेटे Y को 10% का कमीशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब बताओ बेटे Y को कमीशन कितना मिलेगा, बोलो। 5,500 5500 का Y का कमीशन होना चाहिए। कुल मिला के जितने रुपए का गुड्स उसने बेचा होगा सर, कुल मिला के 55,000 का गुड्स बेचा एट द रेट ऑफ 10%, 5500 का कमीशन। डन, यस और नो, हाँ या ना। Yes, sir, sir. ठीक है। चलो बताओ बेटे इसकी एंट्री क्या बनेगी। कंसाइनमेंट सर ये भी खर्चा है, इसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड और पेएबल टू किसको है, कंसाइनी को, तो वाई अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाना चाहिए। 5500 के कमीशन की खर्चे की एंट्री करो। कहाँ है, कहाँ, ये रहा बेटे, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिटेड बाय ₹55,000 टू वाई अकाउंट, सॉरी 5500 टू वाई अकाउंट 5500। डन, यस और नो, हाँ या ना। आगे चलें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट No, sir. नहीं, कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है सर डन। आगे चलते हैं। अब बेटे मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों के माउथ बंद करूंगा, क्योंकि अब इसके बाद जो समझाना है वो मैंने समझाना है, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ओके सर डन। बेटे यहाँ तक कि आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ली, कहाँ तक कि, यहाँ तक कि आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद जो एक एडजस्टमेंट बाकी है, उस एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने फोकस करना है। सुनो, वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे ₹600 फ्रॉम हिम। एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और उससे आप 600 रुपीज रिकवर नहीं कर पाए, तो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी। लग रहा है बेटे आपका बेड डेट्स है, बात समझ में आ रही है, इट इज योर बेड डेट्स, ठीक है सर। बेड डेट्स है तो अभी तक बचपन से लेके आज तक आप बेड डेट्स की क्या एंट्री बनाते आए, पहले मुझे ये बताओ। सर हम बचपन से लेके आज तक एंट्री बनाते आए, बेड डेट्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड डेटर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। यही एंट्री बनाई बचपन से लेके आज तक आपने, यस और नो, हाँ या ना। यस सर। और इस बेड डेट्स के एक्सपेंसेस को आप कहां ट्रांसफर करवाते थे सर, आप कहते थे बेड डेट्स का एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो ये बेड डेट्स के एक्सपेंसेस को आगे जाके आपने ट्रांसफर करवा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये बेड डेट्स के खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गए। तो अगर मैं बेड डेट्स को हटा दूं और यहां पर और एक नई एंट्री बना दूं, तो बेड डेट्स के लिए बेटे ओवरऑल या मोटे मोटे तौर पे आपकी एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। इतना समझ में आया बेटे? अरे एंट्री का लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पहली एंट्री बनाते आप बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, फिर बेड डेट्स क्योंकि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स अकाउंट। मैंने दोनों को मिक्स करके एक सिंगल एंट्री बना दी। एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। इतना क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? मोहम्मद का कहना है नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। सर क्यों नॉमिनल अकाउंट है? बेटे याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने एक तो इनकम और दूसरे एक्सपेंसेस, ये दो ही आइटम रिकॉर्ड किए हैं। एंड एवरी अकाउंट विच रिकॉर्ड इन इटसेल्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट। ऑल द इनकम शुड बी क्रेडिटेड एंड ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड इन द नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही होता था ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है इतना? कंसाइनमेंट सेल में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है आपका? बताओ ना बेटे, कंसाइनमेंट सेल में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है आपका? सर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना?
तो क्या बेटे मुझे यहां पर भी बैड डेट्स के खर्चों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट करना चाहिए, या कंसाइनमेंट सेल के केस में नॉमिनल अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट है तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट यूज करना चाहिए? बोलो ना बेटे। सर कंसाइनमेंट अकाउंट यूज करो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक जवाब बेटे, ये लो। कौन कहता है कि बेटे यहां पर बच्चों को बातें समझ में नहीं आती? ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आती है। आगे चलें। जनरली हम अपने बैड डेट्स के खर्चे को कहां भेजा करते थे? सर जनरली हम अपने बैड डेट्स के खर्चे को भेजते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन कंसाइनमेंट के केस में हम एक सेपरेट नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इंस्टीड ऑफ डेबिटिंग माय बैड डेट्स एक्सपेंसेस इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आई शुड डेबिट व्हाट? बोलो बेटे क्या डेबिट करना चाहिए? सर यहां पर मुझे डेबिट करना चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। इतना क्लियर है बेटे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्यों होगा, समझ में आया? यस सर। इसका दूसरा रीजन भी सुनो। बैड डेट भी तो अल्टीमेटली आपका लॉस है, बैड डेट भी तो अल्टीमेटली आपका खर्चा है। कंसाइनमेंट के जितने भी खर्चे होंगे सब कहां डेबिट होना चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। तो मैंने भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करवा दिया। कुछ गलत काम किया है क्या? नहीं सर, कोई गलत काम नहीं है। अब आगे चलें। यस सर। आप क्रेडिट क्या किया करते थे? डेटर्स अकाउंट को आप क्रेडिट किया करते थे। याद आया बेटे? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। अब एक बात बताओ, कंसाइनमेंट सेल में एज अ कंसाइनर आपका डेटर कौन है? पूरे के पूरे कंसाइनमेंट सेल में एज अ कंसाइनर आपके लिए डेटर कौन है? आप किससे पैसे वसूल करने वाले हो? कंसाइनी से वसूल करने वाले हो। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर बेटे। झड़ी लग गई यहां पे तो करेक्ट आंसर की। वेरी गुड। तो बेटे मुझे डेटर अकाउंट की जगह किसका अकाउंट क्रेडिट कर देना चाहिए ये बताओ? सर डेटर अकाउंट की जगह आप ना यहां पर कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करवाओ। समझा बेटे बैड डेट्स की एंट्री कैसे बनती है? ठीक है, मैंने उसी बेसिक एंट्री को लिया है जो बेसिक एंट्री आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, बस जैसी सिचुएशन बदली तो बदली हुई सिचुएशन के हिसाब से मैंने एंट्री को थोड़ा सा बदल दिया है और कुछ भी नहीं किया। ओके, तो एंट्री क्या बन गई बताओ? सर बैड डेट्स के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री बन गई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। इतना क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? यस सर, डन। ओके सर, इन्होंने भी यही एंट्री बनाई है बेटे, इन्होंने भी यही एंट्री बनाई है। सर कहां बनाई है? हमको तो दिख नहीं रही है। देखो बेटे, ये 600 रुपीज के बैड डेट्स के खर्चे के लिए एंट्री क्या बनाई है, पढ़ो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट, और इन्होंने 600 के खर्चे को इसके रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के साथ में ऐड करके दिखा दिया है। समझ में आ गई बात? यस और नो? हाँ या ना? पक्का सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर सारी एंट्री हो गई? यस बेटे सारी एंट्री हो गई। बस एक ही चीज बाकी है, बैलेंस अमाउंट रिकवर करना है। किससे? कंसाइनी से। अब बताओ बेटे, क्या आप में से कोई बता सकता है बचा हुआ अमाउंट कितना रिकवर करेंगे? सर 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 देखो, मैंने कहा दिखाओ। सर कंसाइनी ने ना सेल करी कितने की? 55,000 की कंसाइनी ने सेल करी। कंसाइनी ने जो सेल करी इसमें से जो बैड डेट्स के लॉसेस हैं पहले तो आप ये माइनस कर दो 600, यानी अभी हमें कंसाइनी से कितना अमाउंट रिकवरेबल है? सर कंसाइनी से 54,400 का अमाउंट रिकवरेबल है। मानते हैं आप इस बात को? यस और नो? यस सर क्लियर है। इसके बाद बेटे सर कंसाइनी ने जो खर्चे किए होंगे उनको और माइनस करा दो। बताओ बेटे कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने थे? जल्दी बताओ बेटे, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने थे? सर कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे 2000 रुपीज के। कंसाइनी अपने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 2000 को माइनस कराएगा। इसके बाद कंसाइनी अपने रिकरिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करेगा। बताओ बेटे कंसाइनी के रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने? सर 800 रुपीज के। इसके बाद बेटे कंसाइनी इसमें से कमीशन भी माइनस करेगा। कंसाइनी का कमीशन कितना था? 5500 का कंसाइनी का कमीशन। और इसके बाद कंसाइनी अगर कोई एडवांस दे चुका है तो एडवांस भी माइनस होगा। सर कंसाइनी ने कोई एडवांस नहीं दिया बेटे, उसने बिल की एक्सेप्टेंस दी थी, आपको याद आया? और बाद में आपने 3 महीने बाद बिल को डिस्काउंट, बिल से आपने पेमेंट भी रिकवर कर लिया था। कितने का पेमेंट था? सर 30,000 का कंसाइनी हमें पहले ही एडवांस दे चुका है। इतना माइनस करने के बाद जो बचे हुए पैसे हैं वो बचे हुए पैसे कंसाइनी ने कंसाइनर को लौटाए होंगे। समझ में आती है बात? यस और नो? हाँ या ना? यस सर बिल्कुल। कितने बचे हुए पैसे? सर 16,100। ये है सर हमारा बैलेंस अमाउंट, और यही बैलेंस अमाउंट हम कंसाइनी से रिकवर करेंगे। तो बताओ बेटे एंट्री क्या बनेगी इस बैलेंस अमाउंट को रिकवर करने की?
सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, क्या एंट्री बनेगी बेटे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, बिल्कुल ठीक। आओ बेटे चेक करें, ये लो बेटे, ये एंट्री भी बेटे बता रहा हूं ना, इंस्टीट्यूट ने सारा मटेरियल तुम लोगों से पूछ पूछ के ही बनाया, और तुम लोग कह रहे हो कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा, हम लोगों को नहीं आता। बेटे मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम। बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 16,100 एंड वाई अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹16,100। इतना क्लियर है? यस और नो, हाँ या ना? अब इसके बाद मैंने कहा था कि जब सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएं तब एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कंसाइनमेंट स्टॉक का। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब सारे ट्रांजैक्शन हो जाएं तब आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कौन सा? कंसाइनमेंट स्टॉक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। शुरू करूं बेटे, हाँ या ना? यस सर, आप शुरू करो बेटे। अगर आप मॉड्यूल आपके सामने रखा हुआ है तो जहां पर भी आगे पीछे में जगह होगी वहीं पर मेरे साथ साथ लिख लें आप, ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है सर, आगे बताओ। सुनो, लिखें बेटे वहां पर वर्किंग नोट। बेटे मेरे साथ साथ लिख लें वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखें कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक लिख लिया बेटे सभी ने? बेटे यहां पर आप 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर, एक कॉलम होगा आपका क्वांटिटी और एक कॉलम होगा अमाउंट। इस तरीके से बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक निकालने के लिए आप हमेशा 3 कॉलम बना के काम करेंगे। सर इतना लंबा चौड़ा काम, कोई शॉर्टकट बेटे इसके अंदर अगर शॉर्टकट लगाया ना तो फिर कंसाइनमेंट स्टॉक को बेटे शॉर्टकट के नाम पे बलि चढ़ा देना फिर, ठीक है ना? अगर यहां पर शॉर्टकट लगाया तो एग्जाम के समय कसम खा लेना कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट बिना पढ़े जाएंगे। अगर मजबूरी में बनाना पड़ गया तो आधा अधूरा बना के आ जाएंगे। यहां पे कोई शॉर्टकट ना लगाएं तो बेहतर है, ठीक है? ओके सर, डन। सर कंसाइनमेंट स्टॉक निकालने के लिए इतना प्रपंच करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? तो बेटे सब समझाता हूं, रुको जरा भी, ठीक है? हाँ, सबसे पहले कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है तो आपको पूरे के पूरे कंसाइनमेंट के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। बिना कंसाइनमेंट के प्रोसेस को फॉलो किए आप कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं निकाल सकते। बताओ बेटे, पूरी कंसाइनमेंट प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 में क्या था? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, याद आया बेटे? हाँ, तो सबसे पहले यहां पर ले लो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहले लो बेटे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बताओ बेटे कितनी क्वांटिटी भिजवाई थी? सर क्वांटिटी तो दी नहीं थी क्वेश्चन में। अच्छा अमाउंट बताओ कितना भिजवाया था? सर इन्होंने 50,000 रुपीज का गुड्स कंसाइनमेंट पर भिजवाया था। आगे चलें। स्टेप नंबर 2 कंसाइनर एक्सपेंसेस। क्या कंसाइनर के कोई खर्चे थे? जल्दी बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर। कंसाइनर के जितने भी खर्चे होंगे चुपचाप बेटे अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते समय ऐड करवा देना, ठीक है ना? ऐड करवाएंगे यहां पर कंसाइनर एक्सपेंसेस, ऐड करवाओगे कंसाइनर एक्सपेंसेस। बताओ बेटे कंसाइनर के खर्चे कितने? 1,000 रुपीज के, 1,000 2,000 NR 1,000 R नॉन रिकरिंग 1,000 रिकरिंग। अबे कंसाइनर के खर्चे पूछ रहा हूं मैं, 1,000 रुपीज के कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 1,000 के। अब बेटे ध्यान से सुने, यहां तक सबने लिख लिया होगा तो सबका बेटे ध्यान अब मेरी आवाज और बोर्ड की तरफ होना चाहिए। सुनो, कंसाइनर ने 50,000 रुपीज का गुड्स भिजवाया और 1,000 रुपए और खर्च किए, यानी कुल मिला के कंसाइनर ने जब गुड्स को डिस्पैच किया तो एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई थी बेटा? बोलो ना सर। गुड्स की वैल्यू हो गई थी 51,000। इतना क्लियर है, हाँ या ना? तो इसी के आगे लिख दो 51,000 के आगे लिखें गुड्स डिस्पैच्ड बाय कंसाइनी, गुड्स डिस्पैच्ड। अब गुड्स डिस्पैच निकालने के बाद आप सबसे पहले इसमें ऐड करें नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। जो भी कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको ऐड कराओ। बताओ बेटे कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने थे? सर कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं 2,000 रुपीज के। सर अब ऐड कराएंगे रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी? बिल्कुल भी नहीं, ना 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 ना, ये धोखे से भी गलती मत कर देना बेटे।
अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों मैंने कंसाइनी के एक्सपेंसेस को नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में डिवाइड किया था। Only non-recurring expenses of the consignee will be added in the consignment stock। जब आप अपने कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे तो कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करते समय आप सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कभी भी आप रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करते समय ऐड नहीं करेंगे। याद रहेगी बात, यस और नो, हाँ या ना। सर इसके पीछे का लॉजिक समझाओ। लॉजिक वॉजिक सब समझाऊंगा बेटे, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं, पहले प्रोसेस को समझो, फिर मैं तुम्हें इसके बाद में लॉजिक समझाता हूं। डन? यस सर डन। ओके, अब बेटे इतने रुपए का गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचा, इतना ठीक है। इसको लिख दूं बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स एट कंसाइनी गोडाउन, कॉस्ट ऑफ गुड्स एट कंसाइनी गोडाउन। यानी बेटे कंसाइन सर टाइमिंग 12 PM कर दो ना प्लीज, नहीं हो पाएगा बेटे 12 PM का टाइमिंग, ठीक है, क्योंकि मेरे पहले भी शायद किसी की क्लास होती है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। आगे चलूं? यस सर आप आगे चलो। डन। तो बेटे यहां पर 53,000 का गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा। ओके सर, अब मेरी बात ध्यान से सुने। कंसाइनी ने कितने गुड्स भिजवाया था, कंसाइनर ने कंसाइनी को कितना गुड्स भिजवाया था, क्या क्वांटिटी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है? बोलो ना, क्या क्वांटिटी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है? नहीं सर। अगर क्वांटिटी क्वेश्चन के अंदर ना दी हो तब हमेशा इसे बेटे 1 ले लेना। अगर क्वांटिटी नहीं होगी तो फ्रैक्शन मिलेगा। इन्होंने कह रखा है कितना गुड्स बिक गया, 4/5 गुड्स बिक गया है, यानी ये बात किस पे कर रहे हैं, फ्रैक्शन पे कर रहे हैं। और टोटल किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। टोटल को क्या कहते हैं? सर टोटल 1 के बराबर होता है, समझ में नहीं आया। मैंने बेटे एक बात बताओ, टोटल को क्या कहोगे? टोटल को 100% बोलोगे, यस और नो, हाँ या ना? अरे जब भी आप कहते हैं ना टोटल, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल? टोटल इज इक्वल टू 100%, होता ना 100% के बराबर। और अगर मैं 100% को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखोगे, 100 डिवाइडेड बाय 100, और 100 डिवाइडेड बाय 100 को अगर कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 1। तो यहां पर बेटे जितना गुड्स कंसाइनी ने भिजवाया होगा, कंसाइनर ने भिजवाया होगा, उसको ले लेना 1। इतना क्लियर है? यानी टोटल गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई, 53,000 की कॉस्ट प्राइस निकल के आई। इतना समझ में आया, यस और नो? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब मैंने कहा बेटे अब यहां पर ये बताओ, आपके पास में टोटल गुड्स आया 1 का, इसमें से आपने 4/5 का गुड्स बेच दिया, तो बताओ बेटे आपके पास में स्टॉक में कितना गुड्स बच गया? बोलो ना, कितना गुड्स बच गया? सर 1/5 का गुड्स हमारे पास में बच गया। बोलो ठीक, यस और नो? इतना कंसाइनमेंट स्टॉक आपके पास में बचा है 1/5 का। अब मैंने कहा बेटे सिंपल सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मतलब देखो देखो, सुनो और समझो। टोटल गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 53,000। सिंपल सा हिसाब किताब बेटे, टोटल यानी 1, टोटल गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 53,000। तो बताओ बेटे 1/5 गुड्स की कॉस्ट कितनी होगी? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है? बोलो ना यस और नो? यस सर किया जा सकता है। तो मैंने कहा करो। सर यहां पर अब हमें अगर कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है तो ये होगा 53,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1। बोलो ठीक, यस और नो? बताओ बेटे कैलकुलेट करके कितना कंसाइनमेंट स्टॉक आता है? सर ये आया हमारा 10,600। बताओ बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए एंट्री क्या बनेगी? बताओ बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। याद आया बेटे, हाँ या ना? यस सर बिल्कुल ठीक। आओ ढूंढे 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 ढूंढे, ये लो बेटे ये लो, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। मैंने कहा कंसाइनमेंट स्टॉक, इन्होंने नाम बदल के क्या कह दिया बेटे, इन्होंने नाम बदल के इसका नाम रख दिया इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹10,600 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 10,600। ठीक है सर नीचे जो कैलकुलेशन दिया हुआ है ऐसा कर लेंगे बेटे, धोखे से भी ऐसा कैलकुलेशन करने मत जाना। अभी तो बड़ा आसान दिख रहा है, लेकिन जैसे इसके अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस आएगा ना बेटे, ऐसे कैलकुलेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है, सो नेवर फॉलो दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। मैंने जो मेथड आपको बताई है उसी मेथड के हिसाब से आप चलेंगे। ओके, यस और नो, हाँ या ना?
क्योंकि अभी बड़ा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ना इसके अंदर नॉर्मल लॉस है, ना इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस है, ना इसके अंदर इनवॉइस प्राइस है, कोई भी टेक्निकलिटीज इसके अंदर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कंसाइनमेंट स्टॉक निकाला जा सकता है, आंसर आपका सही आएगा। लेकिन बेटे जैसी मेथड बदलेगी या जैसी इसके अंदर कुछ एडिशनल टेक्निकलिटीज आएंगी, जैसी टेक्निकलिटीज कुछ आएंगी, ये वाली मेथड आपका साथ छोड़ देगी। फिर आपको नए नए कंडीशंस के हिसाब से नई नई मेथड ढूंढनी पड़ेगी। और मेरा हमेशा मानना होता है कि मेथड एक ही रखो जो यूनिवर्सल हो, हर क्वेश्चन के अंदर चिपकाई जा सके। समझ में आया बेटे? हाँ या ना? यस सर। लिख लिया सबने कंसाइनमेंट स्टॉक का कैलकुलेशन? यस सर लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है सर? अब तो यहां पर हमने कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है बस। सर एक बार 55,000 वाली एंट्री एक्सप्लेन कर दीजिए, वो क्यों लिखी है कंसाइनर के अकाउंट में? कंसाइनर के अकाउंट? अरे भैया सामान बिका है, इनकम है वर्षा, तो इनकम तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना। सोचो बेटे, आपने कंसाइनमेंट का गुड्स कंसाइनी को भिजवाया, कंसाइनी ने अगर गुड्स को भेज दिया, बेच दिया, तो एट द टाइम ऑफ सेल इट विल बी इनकम ऑन कंसाइनमेंट। और अगर इनकम हुई है कंसाइनमेंट में, तो इसको तो आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे कि नहीं? सर लास्ट वाली एंट्री बेटे इसके पहले तो बात हुई थी ना हमारी, कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री क्या होनी चाहिए? तो कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री होनी चाहिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। लो बेटे, सर ये इतनी सारी एंट्रियां बनी है, इन सबकी काय की है? ये सबकी एंट्रियों के ऊपर बेटे हम बाद में जाएंगे। आओ अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना शुरू करें। आगे चलें। अगला काम क्या होगा बेटे? लेजर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। पहली एंट्री क्या बनी थी जल्दी बताओ, बाद में देखना माधव बेटे, कैलकुलेशन बाद में दिखा दूंगा। हाँ बेटे पहली एंट्री क्या बनी थी जल्दी बताओ। सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बाय ₹50,000। याद आया? यस सर बिल्कुल याद आया। डबल एंट्री कंप्लीट करो। डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से अकाउंट लगेंगे? सर एक लगेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, मैंने कहा ये लो बेटे, ये रहा तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट। सर दूसरा लगेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, मैंने कहा ये लो बेटे, ये रहा तुम्हारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। डन? यस सर डन। एंट्री क्या बनी? सर एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 50,000। क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले हो इसका? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिखा जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹50,000। डेबिट इफेक्ट कहां डाला इसका? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो यहां पे लिखोगे टू कंसाइनमेंट बाय कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट। इतना क्लियर है? यस और नो? इसके बाद बेटे कंसाइनर ने रिकरिंग एक्सपेंसेस किए थे, एंट्री क्या बनी थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये लो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड बैंक, सॉरी इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां जाने वाला है? बैंक अकाउंट में। वी आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट राइट नाउ। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या था सर? कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे, एंट्री क्या बनाई थी? सर एंट्री बनाई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, सर कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट पूरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा तो भी चल जाएगा। अनमोल कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बेटे यहां पर कंसाइनी के पहले नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बताओ बेटे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 2000 के। एंट्री क्या बनी थी? एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। ये लो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट 2000 से डेबिट हो गया आपका, और साथ में ये रहा बेटे कंसाइनी अकाउंट। कहां है ये रहा बेटे आपका कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2000। इन्होंने मर्ज करके दिखाया, मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं। उसके बाद कंसाइनी के आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस और रिकॉर्ड होने थे, एंट्री क्या बनी? सर एंट्री बनी रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, और रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने के थे? 800 के। डन? यस सर डन। ओके, रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट। उसके बाद कंसाइनी का आप फिर कंसाइनी ने बेटे गुड्स को बेचा था, बेचते समय एंट्री बनाई आपने कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है ना? कंसाइनमेंट अकाउंट को आपने बेटे क्रेडिट करवाया 55,000 रुपीज से। क्रेडिट इफेक्ट कहां डालोगे? सर कंसाइनी अकाउंट में। कंसाइनी अकाउंट को आप डेबिट करवाएंगे 55,000 रुपीज से। सर सेल्स भी रिकॉर्ड हो गई। सेल्स रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपने कंसाइनी का कमीशन कैलकुलेट किया, और उसके लिए एंट्री बनाई थी आपने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। यानी बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट 5500 से डेबिट हो जाना चाहिए, इसका क्रेडिट इफेक्ट डालने वाले कंसाइनी अकाउंट में। कंसाइनी अकाउंट 5500 से क्रेडिट होगा, यहां पे लिखा जाएगा कमीशन। ओके, यस सर।
फिर बेटे कंसाइनी ने आपको 30,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था। बताओ एंट्री क्या बनाई थी? सर एंट्री बनाई थी हमने बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट बनाई थी। बिल्स रिसेवेबल अकाउंट हम प्रिपेयर कर नहीं रहे हैं, लेकिन कंसाइनी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 30,000। उसके बाद बेटे 600 का एक बैड डेट्स हुआ था, उस बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या बनी थी? बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री बनाई थी सर कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। ये लो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट को आपने डेबिट करवा दिया और कंसाइनी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, और ये कंसाइनी अकाउंट को आपने क्रेडिट करवा दिया। इन तीनों को मिला के इन्होंने 3400 को क्रेडिट कर रखा है, इन तीनों को मिलाकर इन्होंने यहां पर 3400 को डेबिट कर रखा है। इतना क्लियर? फिर आपने अपना कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट किया और कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए क्या एंट्री बनाई? एंट्री बनाई कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बनाई थी एंट्री। यस सर, ये लो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। डेबिट इफेक्ट कहां डालने वाले हो? इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट इफेक्ट कहां डाल रखा है? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट डाल रखा है। यहां तक सबको क्लियर हो तो बताओ। लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई? मैंने कुछ नहीं किया बेटे, जितनी एंट्री आपने बनाई है उन सारी एंट्री की मैंने सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग करी है। ओके, यस सर, डन। आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस कराओ, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कराओ। लो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कराऊंगा। सबसे पहले बेटे मुझे यहां पे चाहिए टोटल। क्रेडिट का टोटल है 65,600, डेबिट का टोटल भी होगा 65,600। हाँ सर, कोई जोक कर दो, बहुत बोर हो रहा है। हाँ बेटे, मैंने यहाँ पे एंटरटेनमेंट की दुकान खोल रखी है ना, यहाँ पर बेटे कपिल शर्मा का स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रहा है, ठीक है ना। लाफ्टर चैलेंज की दुकान चल रही है अपनी यहाँ पर। अभी यहाँ पर तुम्हें लाफ्टर चैलेंज का मजा आना चाहिए। फिर कहोगे सर डांस करके भी दिखाओ, हमको चेक करना आपको डांस आता है कि नहीं आता। अगर आपको डांस आता होगा तभी हम इंटर की क्लास आपके पास में लगाएंगे। नालायक, अब क्या नाच गाना यही रह गया मेरी जिंदगी में? पढ़ने आए, पढ़ो चुपचाप। वो कह रहा सर कोई जोक सुना दो सर, बहुत देर से बोर हो रहा है। शर्म भी नहीं आ रही बोलने में, बताओ। और हाँ, आगे चलते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर बेटे क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है 5,700 रुपीज का, और ये क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर, हाँ ये सर एंजॉयमेंट भी जरूरी है बेटे, एंजॉयमेंट ही जरूरी है। अनमोल, मैं क्या कह रहा हूं, एंजॉयमेंट ही जरूरी है, ठीक है ना। और इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए बेटे जिस भी डिवाइस पे आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर को मिनिमाइज करना है, यूट्यूब खोलना है और यूट्यूब में बेटे आपको स्टैंड अप कॉमेडी टाइप करना है। एंजॉयमेंट के पूरे ठिकाने खुल जाएंगे एक ही बार में, ठीक है ना। और अगर वो भी नहीं तो बेटे वहां पर यूट्यूब में आपको सर्च बार में जाके टाइप करना है कपिल शर्मा शो, ओके। और बेटे पूरे एंजॉयमेंट की दुकान खुल जाएगी, ओके। आराम से एंजॉय करना। अगर वो एंजॉयमेंट से पेट ना भरे तो फिर बेटे वो डांस इंडिया डांस और इंडियन आइडल और इंडियन मूर्ति और इंडियन कलाकार, ऐसे ऐसे कुछ कुछ वर्ड वहां पे टाइप कर लेना, ठीक है। उससे भी अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। फिर जब एंटरटेनमेंट हो जाए, क्योंकि वो भी जरूरी है, तो फिर बेटे उसको मिनिमाइज करके लेक्चर वाली स्लाइड को मैक्सिमाइज कर लेना, ठीक है ना। फिर मैं दिखने लगूंगा, कोई दिक्कत थोड़े ना बेटे उसमें, ठीक है। ऐसे भी काम किया जा सकता है, डन। तो लो बेटे, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट? जैसे बेटे मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस किया, हाँ बेटे मैंने जैसी कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस किया, अल्टीमेटली कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया, एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट शोज द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। समझा बेटे यहां तक सभी को? यस और नो? हाँ या ना? यस सर, क्लियर है, डन। उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा था? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या करना है? इस अकाउंट को भी आप बैलेंस कराएंगे। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस कराओगे। क्रेडिट का टोटल है 55,000, डेबिट का टोटल होना चाहिए 55,000। बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है आपका, सॉरी 50,000, सॉरी क्रेडिट का टोटल होना चाहिए 50,000, डेबिट का टोटल होगा 50,000, बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है 50,000। ये 50,000 का बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे? तो दिस 50,000 रुपीज बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। Always remember, whatever balance is there in the goods sent on consignment account, इसका बैलेंस बेटे आपको हमेशा कहां भेजना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में भेजना पड़ेगा। तो बताओ बेटे एंट्री क्या बन गई? सर एंट्री बन गई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज 50,000 एंड ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 50,000। क्लियर है बेटे सबको? क्या किया आपने?
सर बैलेंसिंग फिगर को हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा और इस बैलेंसिंग फिगर को यहां से कहां ट्रांसफर करवा दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया। आगे चलें? यस सर, बिल्कुल आगे चलो, ठीक है। और इसी की एक एंट्री ऊपर बनी हुई है, ये देखो बेटे क्या लिखा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹50,000 एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹50,000। ओके, यस सर, डन, ठीक है। अब जो बचे हुए पैसे हैं उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। इसके लिए बेटे आपको कंसाइनी, बेटे हमने जो कैलकुलेशन किया था ना यहाँ पे मर के, अच्छे से याद करो बेटे, ये कैलकुलेशन किया था हमने और यहां पर बेटे इस कैलकुलेशन को करके हमने बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट किया था 16,100। अगर आप इस कैलकुलेशन को ऐसे नहीं करना चाहते तो यही आंसर आपको कंसाइनी अकाउंट से मिलेगा। है सर, कंसाइनी अकाउंट से मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ये देखो बेटे, कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट का टोटल कितना, सर डेबिट का टोटल कितना, सर डेबिट का टोटल 55,000, क्रेडिट का टोटल कितना होना चाहिए 55,000, बैलेंसिंग फिगर कितना आता है 16,100, दैट इज द बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी। और इतना ही कंसाइनी से हमें कैश मिला है। एंट्री क्या बनी सर, ये देखो एंट्री अगर देखना है तो यहीं पे दिख रही है, कंसाइनी अकाउंट को आपने क्रेडिट करवाया है और उसके अगेंस्ट में बैंक अकाउंट को आप डेबिट करवाएंगे तो एंट्री बन जाएगी यहां पर बेटे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। डन? अरे बोलो बेटे यस और नो, हाँ या ना? यस सर, डन। अच्छा, अब बेटे मैंने 2 वर्किंग नोट बनाए थे, अगर किसी को ये वर्किंग नोट लिखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से करो ताकि फिर मैं आगे चलूं, ठीक है ना। ये मैंने 2 वर्किंग नोट बनाए थे, अगर किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि फिर मैं आगे चलूं एक कदम और। डन सर, हो गया, ओके सर, डन। चलो अब बेटे मेरी बात ध्यान से सुने, 1 मिनट के लिए बेटे बात को ध्यान से सुन लें और समझ लें। अरे खुलो ना मालिक, आज के दिन में खुल जाओगी क्या? सर अभी अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है, क्लोजिंग स्टॉक का फंडा क्या है? आओ बेटे जल्दी से मैं तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक में मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं और एग्जाम में इसे आपको किस तरीके से याद रखना है और इसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेटे। अब जल्दी से इतना सा कंसेप्ट और समझ लो ताकि बेटे अपना कंसाइनमेंट अकाउंट का ये वाला बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए। ओके सर, डन। शुरू करूं? यस सर, आप चालू करो। वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, अगला टॉपिक क्या है बेटे मेरा? अगला टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। दिखाई दे रहा है बेटे सबको? सर ये हर बैलेंस कंसाइनी से अकाउंट से मिल जाएगा। हाँ बेटे, हर बार आपका जो कैलकुलेशन है वो कंसाइनमेंट अकाउंट के बैलेंस से मिल जाएगा। आगे चलें, ये आपका कंसाइनमेंट का प्रोसेस है। याद आया बेटे? सेम स्लाइड पे काम कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं लग रहा एक ही स्लाइड को बहुत घिस दिया आपने? बेटे पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट इसी स्लाइड में निपट जाता है। कायदे से अगर देखा जाए तो जिसको बेटे इस स्लाइड को जिसने बेटे अपने अंदर पूरी तरह से उतार लिया उसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट यहीं से चालू होकर यहीं खत्म हो जाता है। ओके सर, डन। क्या करना है? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले मेरी बात ध्यान से सुने। जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक ना पहुंच जाए तब तक आप जितना खर्चा करेंगे सब आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। क्या बोला मैंने? जब तक गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक ना पहुंच जाए तब तक जितने भी आपके खर्चे होंगे वो सारे खर्चे इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करते समय आप ऐड करेंगे। सर ये जनरल प्रिंसिपल कहां लिखा है? ये जनरल प्रिंसिपल लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फिर से सुने मैं क्या कहता हूं बेटे, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वो क्या कहती है? तो बेटे उसके अंदर ये बात लेकिन ऐसे नहीं लिखी हुई, उसके अंदर लिखा हुआ है ऑल दोज एक्सपेंसेस विच हैज बीन इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर क्या बोला? पल्ले नहीं पड़ा कुछ, मैंने कहा तोड़ के बोलता हूं ना। ऑल दोज एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे विच हैज बीन इनकर्ड जो कि किए गए हैं, वो सारे खर्चे जो कि किए गए हैं फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को लाने के लिए। कहां लाने के लिए? तो उन्होंने कहा है बेचने लायक स्थिति में या कंडीशन में लाने के लिए,
या उस जगह तक लाने के लिए जिस जगह से आपको उस स्टॉक को बेचना है, उस जगह तक लाने के लिए आपने जितने भी खर्चे किए होंगे वो सारे खर्चे आप अपनी इन्वेंट्री या स्टॉक की कॉस्ट को निकालते समय ऐड करेंगे। हमारे केस में बेटे वो जगह जहां से हमारा स्टॉक बिकना है वो जगह कौन सी है, बताओ ना बेटे। हमारे केस में वो जगह जहां से हमारा स्टॉक बिकना है वो जगह कौन सी है, कंसाइनर का गोडाउन या कंसाइनी का गोडाउन? सर कंसाइनी का गोडाउन। समझ में आ रही है बात? तो कंसाइनी के गोडाउन तक लाने के लिए जितना खर्चा होगा वो सबका सब आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अब बेटे इसीलिए क्या हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते समय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ऐड किया है? बोलो यस और नो। अभी अभी एक कैलकुलेशन लिखा है, अपने कैलकुलेशन को चेक करो, ठीक है ना। मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आपके कैलकुलेशन में और वर्किंग नोट में दिखती है। आगे चलें? यस सर, लिया है हमने। उसके बाद क्या बेटे मैंने कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस लिए हैं? बोलो ना, कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड किए कि नहीं किए? यस सर किए। क्या उसके अंदर मैंने कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड किए हैं? बोलो यस और नो। यस सर किए। लेकिन बेटे मैंने पहले कह दिया कि कंसाइनी के रिकरिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड नहीं करेंगे। मैंने यही कहा था आपसे। यस सर। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि बेटे ये जितने भी रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस कब होते हैं? गुड्स के गोडाउन में पहुंचने के बाद होते हैं, ठीक है ना। और उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर लिखा हुआ है किसी तरह के कोई भी वेयर हाउस के या गोडाउन के एक्सपेंसेस को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। किसी तरह के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इन्वेंट्री की कॉस्ट में आप ऐड नहीं करेंगे। किसी तरह के सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया all recurring expenses will not be included in the valuation of inventory. Done? इतना yes और no, हाँ या ना? तो बेटे जब गुड्स आपके कंसाइनर के गोडाउन से निकला तब से लेकर जब तक ये गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता तब तक के सारे खर्चे आपको अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करने पड़ेंगे। डन? याद रहेगी ये बात? ठीक है सर, ओके। अब अगर मैं अपने इस स्लाइड के हिसाब से कंसाइनमेंट स्टॉक को निकालने का एक फॉर्मेट बनाना चाहूं कि सर हमें तो कंसाइनमेंट स्टॉक हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, तो क्यों ना आप हमें ऐसा एक फॉर्मेट बता दो जिस फॉर्मेट में सारी बातें इंक्लूड हो जाएं। मैंने कहा बात तो सही है। लो बेटे अब फॉर्मेट सुनो, ठीक है ना, हाँ या ना। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें बेटे आप सभी लोग। फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। वैभवी लिखना चालू करो। हाँ उठ जाओ बेटे, हो गया, नींद पूरी हो गई तुम्हारी। अब हाँ लिखना शुरू करो। हाँ बेटे आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस भी कह सकते हैं। अनमोल ऑल दोज एक्सपेंसेस और ऑल दोज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस विल बी द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जल्दी हेडिंग डाले, लिखें बेटे फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। लो बेटे इस तरीके से फॉर्मेट बनाओ। बना लिया सभी ने? पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट। सबसे पहले क्या लिया था हमने, जल्दी बताओ? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले ले लो बेटे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ले लिया? यस सर ले लिया। इसके बाद क्या ऐड करवाया था? कंसाइनर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसी में ऐड करो कंसाइनर एक्सपेंसेस। क्वांटिटी में कुछ भी प्लस नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट में प्लस होगा, ठीक है ना। क्वांटिटी में कुछ भी प्लस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में प्लस होगा। इससे क्या निकलेगा सर? इससे निकलेगा गुड्स डिस्पैच्ड बाय कंसाइनर। इतनी क्वांटिटी और इतना अमाउंट हमारे कंसाइनर ने कंसाइनी को डिस्पैच किया है। ओके, अच्छा बेटे अगर मैं बताना भूल जाऊं तो कल बेटे क्लास, संडे है, कल आपकी क्लास होगी मॉर्निंग 9:30 को, ठीक है। हाँ कल सुबह मॉर्निंग 9:30 को क्लास होगी और तब तक चलेगी जब तक कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कल बेटे 9:30 को आपकी मॉर्निंग में क्लास होगी। कल मेरे हिसाब से संडे को और किसी की क्लास तो है भी नहीं आपकी, ठीक है ना। कोई मैराथन है क्या? क्या है कल?
अरे रेडी सर, वो तो ठीक है, लॉ की क्लास है, मैथ्स का मैराथन, कल मैराथन है क्या? अरे कल कोई मैराथन है क्या, ये बताओ पहले। कोई कह रहा नो सर, कोई कह रहा हाँ सर। अच्छा चलो तुम अभी आगे लिखो, मैं और कंफर्म करता हूं, ठीक है। कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, बेटे इसी में ऐड करोगे आप कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐड करो बेटे कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कर लिया ऐड सभी ने? ये बेटे लिख लिया है तो मत लिखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैराथन नहीं है, ओके। कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लिख लिया? यस सर लिख लिया। इसके बाद बेटे कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, होना चाहिए था, यहां पे लिखा है कंसाइनर। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी लिखना बेटे, यहां पे कंसाइनर लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, ठीक है। इससे पता चलेगा टोटल कितने रुपए का गुड्स कंसाइनी को रिसीव हुआ है, और सारे खर्चे वर्चे ऐड करने के बाद टोटल गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई है। डन। अब बेटे यहीं पर आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अपने स्टॉक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यू कैन वैल्यू योर क्लोजिंग स्टॉक ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। आप यहां पर, हेलो हाँ सर, कोई मैराथन है क्या कल सीए फाउंडेशन वालों का? मैथ्स वाला भी नहीं सर का मैराथन है। नहीं तो कंफर्म है कि नहीं है? है ना कंफर्म? डेफिनेटली हाँ ठीक है ना, क्योंकि सर नहीं कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी सर। ओके बेटे आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। कल मैराथन है, कल मेरी क्लास नहीं है, ओके। कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल बेटे मैथ्स का मैराथन होगा, विनीत सर लेंगे, ठीक है। और सभी लोग बेटे मैराथन यहाँ से अटेंड करें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ 4 नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, ठीक है। सर आप शाम में ले लो, रात को ले लीजिएगा सर। नहीं बेटे, शाम के और रात के प्राणी अपन नहीं है, ठीक है। इंसान ने बेटे, भगवान ने इंसान बनाया है, इंसान की एफिशिएंसी मॉर्निंग में आती है, आफ्टरनून में आती है, शाम के समय और रात के समय एफिशिएंसी नहीं आती है। जो अपने आप को रात का प्राणी बना चुका है वो, उसके लिए वो ज़िंदगी मुबारक हो, मेरे लिए लेकिन वो ज़िंदगी सूटेबल नहीं है। आगे चलूँ? यस सर। यहीं पर बेटे आप अपने कंसाइनमेंट स्टॉक को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। यस सर डन। चलो बेटे बाय बाय। यहाँ तक आज हमारी क्लास हुई थी सभी को। अरे रुको रुको, होमवर्क तो दिया ही नहीं मैंने, ऐसे कैसे बाय बाय? नो बाय बाय, रुको अभी जरा, तुरंत बाय बाय भी करने लगे सर। कहीं को सर को याद ना आ जाए कि होमवर्क भी देना है, और सर को याद आ गया तो तुरंत में अभी 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में चिपका देंगे। नालायक कहीं के, बोल भी नहीं रहे कि सर होमवर्क नहीं दिया आज आपने, हैं। अब ये तो वही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन है। बेकार है। ये वाला क्वेश्चन ही मज़ेदार नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। और कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में से निकलेगा तो देखते हैं। चलो बेटे कोई होमवर्क नहीं है, अपना संडे बढ़िया एंजॉय करो, मंडे को मिलेंगे। बाय बाय।
कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज्वाइंट वेंचर कहाँ हमारे सिलेबस में? नहीं बेटे, सीए फाउंडेशन के अंदर ज्वाइंट वेंचर नहीं है। ज्वाइंट वेंचर इज नॉट कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन। ओके चलो बेटे, बाय बाय, कल मिलेंगे। कल नहीं, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। बाय 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 बाय। स्क्रीनशॉट लेना किस चीज का माधव? स्क्रीनशॉट लेना है, बताओ माधव बेटे किस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी बोलो। लास्ट स्लाइड ये वाला लो बेटे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे। ओके, कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि मंडे। नहीं अभी फाइनल अकाउंट नहीं हुआ है, फाइनल अकाउंट होना बाकी है। $30,000, अबे 30,000 का बिल रिसीव किया, किसी का 30,000 का बिल रिसीव करोगे तो एंट्री क्या करोगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट। यहां पर पार्टी कौन है? कंसाइनी। हाँ हो गया बेटे सबका। रिवीजन बैच में एनपीओ के कितने लेक्चर होंगे बेटे? 4 5 5 6 लेक्चर रिवीजन बैच में। चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे।